हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का एक चैप्टर जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 2026 में, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सीडीपी पूछी जाती है, सुपर टेट D2+P या कोई भी अदर एग्जाम्स जिसमें सीडीपी पूछी जाती है, वो चैप्टर जो जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा जाता है, वहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ही डीप में और डिटेल में टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीडीपी में पहले वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिटेल में डिस्कस है। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मूल अवधारणाएं कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करना। तो फर्स्ट, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, यानी जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो डिपेंडेंसी होती है, बच्चे की डिपेंडेंसी होती है, वो ऑटोनॉमी में बदल जाए, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर बच्चा बढ़ जाए। यानी डेवलपमेंट इज अ सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज दैट लीड एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्टेट टू टोटल डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस एंड ऑटोनॉमी, या फिर ऑटोनॉमी यानी अडल्टहुड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। विकास एक व्यवस्थित और सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसके पूरे जीवन काल में पूर्ण निर्भरता यानी शैशवावस्था से आत्मनिर्भरता यानी स्वायत्ता या फिर वयस्क अवस्था यानी एडल्टहुड की ओर ले जाती है। इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। विकास मेनली क्या है कि ये यहाँ पे डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी यानी इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था से लेकर के वयस्क अवस्था की ओर ले जाती है, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टमेटिक वर्सेज रैंडम चेंजेस। डेवलपमेंट इज रेफर ओनली टू orderly, systematic and progressive changes. It does not include temporary or random changes such as those caused by illness, disease or fatigue. विकास केवल व्यवस्थित व प्रगतिशील परिवर्तनों को संवर्धित करता है। इसमें बीमारियां, थकान या बीमारी के कारण होने वाले अव्यवस्थित या फिर रैंडम परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं। यानी जो आप यहाँ पे व्यवस्थित डेवलपमेंट होगा वो हमेशा ऑर्डरली। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आप याद रखेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है कि ऑर्डरली होता है, सिस्टमेटिक होता है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ठीक है, मेनली आप याद रख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस। डेवलपमेंट इनकम्पोज बोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी फिजिकल ग्रोथ, यानी इसमें डेवलपमेंट में क्या होगा, फिजिकल ग्रोथ भी होगा, फंक्शनल चेंजेस यानी इंप्रूवमेंटल स्किल्स लाइक एफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी, ये सारी भी इंप्रूव करेगी। अगर आप क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल चेंज है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ें यानी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मेंटल कैपेसिटी भी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। विकास में संरचनात्मक परिवर्तन यानी शारीरिक वृद्धि और कार्यात्मक परिवर्तन यानी कौशल, कार्यकुशलता और मानसिक क्षमता में सुधार दोनों शामिल होते हैं। यानी डेवलपमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज प्लस फंक्शनल चेंज, ये होता है डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं कौन सी होती है, इसको हम मेनली पॉप चेंजेस से याद रखेंगे। ये एक निमोनिक है जिसको प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपमेंट यानी पॉप से याद रखेंगे। प्रोग्रेसिव चेंजेस, ऑर्डरली चेंजेस और प्रेडिक्टेबल चेंजेस। ठीक है, यानी प्रगतिशील परिवर्तन, क्रमबद्ध परिवर्तन और पूर्वानुमानित परिवर्तन यानी प्रेडिक्टेबल, ऐसे चेंज जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस के बारे में हम चलिए पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीड टू कॉम्प्लेक्स एफिशिएंसी एंड फंक्शनिंग। जो प्रोग्रेसिव चेंज होगा, प्रगतिशील परिवर्तन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ऑर्डरली चेंजेस क्या होते हैं, क्रमबद्ध परिवर्तन का फॉलो स्ट्रक्चर एवं लॉजिकल सिक्वेंशियल पैटर्न। या प्रेडिक्टेबल चेंजेस क्या होता है, माइलस्टोन कैन बी एस्टीम बेस्ड ऑन अर्ली रेट्स। तो चलिए प्रोग्रेसिव चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। चेंजेस ऑलवेज लीड्स फॉरवर्ड टू द मोर कॉम्प्लेक्स, एडॉप्टेबल एंड एफिशिएंट स्टेज ऑफ फंक्शनिंग, दे आर नेवर रेग्रेसिव। यानी परिवर्तन हमेशा आगे की ओर एक अधिक जटिल, अनुकूलन योग्य और कुशल कार्य प्रणाली की ओर ले आता है। यानी जो प्रोग्रेसिव चेंज होगा वो हमेशा उसका जो परिवर्तन होगा वो आगे की तरफ होगा और पहले से अधिक, यानी जो परिवर्तन आया था उससे ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स होगा। ये अंदर कॉम्प्लेक्स चेंज होते हैं और ये हमेशा पिछले वाले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और एक फंक्शनिंग होगा और इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, जो एक बार चेंज हो गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप समझिए कि अगर अब एक बच्चा जो 10 साल की एज में जो उसका वेट था वो अब उसकी 20 साल की एज में वो वेट वापस से नहीं आएगा। वो एक बार चेंज हो गया तो वो हो गया, वो बढ़ेगा ही वेट, वो कम नहीं होने वाला। ऑर्डरली चेंज क्या होता है, फॉलो द हाईली स्ट्रक्चरल, लॉजिकल एवं सिक्वेंशियल पैटर्न। यानी विकास का एक निश्चित, व्यवस्थित व तार्किक ढांचा का अनुसरण करता है। यानी जो ऑर्डरली चेंज होता है वो हमेशा क्या होगा, वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा, लॉजिकल होगा, सिक्वेंशियल पैटर्न के फॉर्मेट में चलेगा। ऑर्डर यानी एग्जांपल क्या होता है, बेबी लर्न टू क्रॉल बिफोर दे कैन वॉक, यानी बच्चे चलने से पहले रेंगना सीख जाते हैं। ये एक ऑर्डरली चेंज का एग्जांपल आप देख सकते हैं। और प्रेडिक्टेबल
यानी पूर्व अनुमानित जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन अर्ली डेवलपमेंट रेट्स एंड माइलस्टोन वी कैन एस्टिमेट अ चाइल्ड फ्यूचर डेवलपमेंट पाथ, यानी शुरुआती विकासात्मक दरों के आधार पर बच्चों के भविष्य के विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया सकता है। यानी कि हम अगर मान लीजिए कि एक बच्चा का हेल्दी स्टेज रहा है अभी तक, तो हम उसके फ्यूचर के बारे में ऐसा एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि उसके आने वाले टाइम में अगले 10 साल भी वो बच्चा हेल्दी ही रहेगा, अगर कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई ऐसी त्रासदी उसके बच्चे के साथ नहीं हुई तो हम इसी चीज़ को कह सकते हैं कि बच्चे के जो शुरुआती विकासात्मक दर होते हैं उसके आधार पर बच्चों के विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ऐसा प्रिडिक्टिव। यानी आप इसको पॉप से याद रख सकेंगे, POP, यानी इसको पॉप से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 5 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के 5 प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वुम्ब टू टुम्ब, जीवन पर्यंत प्रक्रिया, यानी गर्भ से कब्र तक का जो चेंजेस डेवलपमेंट में क्या होता है, वुम्ब टू टुम्ब डेवलपमेंट चलता है। यानी जब जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है उससे लेकर से कब्र तक जो डेवलपमेंट होता है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग स्टार्टिंग एट मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, यानी वुम्ब यानी गर्भ, एट एंड ओनली विद द डेथ। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान यानी गर्भ से शुरू होकर मृत्यु यानी कब्र पर समाप्त होती है। यानी डेवलपमेंट क्या होता है, वूम टू टूम चलता है, यानी गर्भ से लेकर के मृत्यु तक ये पर डायरेक्ट। डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसेस इन अ सिंगल लीनियर पार्ट्स, इट्स इन्वॉल्व बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज एबिलिटी माइट शो रैपिड एडवांसमेंट इन चाइल्डहुड वाइल फिजिकल कैपेसिटी शो डिक्लाइन ड्यूरिंग द ओल्ड एज। यानी विकास केवल एक सीधी रेखा के रूप में नहीं चलता है, इसमें उतार चढ़ाव दोनों होते हैं। यानी जैसे वृद्धावस्था के दौरान शारीरिक क्षमता में कमी आना, ह्रास आना या फिर कमी आना। तो मल्टी डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पहले जब बच्चा आता तो वो काफ़ी वीक होता है, फिर जैसे जैसे एज बच्चे की बढ़ी जाएगी वो स्ट्रांग होता जाएगा, और टाइम के साथ जैसे ही वृद्धावस्था में जाएगा तो उसके शरीर की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा सिंगल लीनियर पाथ में नहीं चलता है, वो हमेशा ऐसे चलेगा, पहले ऊपर गया थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर आया फिर नीचे आया, फिर आया फिर ऊपर गया, तो इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ना कि बिल्कुल एक सिंगल पाथ में चल रहा है, ऐसे डेवलपमेंट नहीं होता है। पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरीके से डेवलपमेंट चलता रहेगा, ठीक है। हाईली प्लास्टिक, यानी डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक मॉडिफिएबल, अत्यधिक लचीलापन, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिएबल है, यानी परिवर्तनशील है। ह्यूमन एबिलिटीज, ब्रेन पाथवेज एंड बिहेवियर्स आर हाईली मॉडिफिएबल प्लास्टिक्स थ्रू आउट द लाइफ। With structured intervention and rich environment, development can be optimized। मानव क्षमता और मस्तिष्क पूरे जीवन में अत्यधिक परिवर्तन या लचीले यानी प्लास्टिक होते हैं, और सही शिक्षण व वातावरण के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही मॉडिफिएबल होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। यदि जो ह्यूमन एबिलिटी और उसकी ब्रेन एबिलिटी होती है उसको इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशंस के थ्रू उसको कंट्रोल या फिर परिवर्तन किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो डेवलपमेंट होता है वो मॉडिफिएबल होता है बट नॉट रिवर्सिबल, यानी जो विकास होता है वो परिवर्तनशील तो है लेकिन उससे परिवर्तित नहीं हो सकता। यानी एक बार डेवलपमेंट हो गया तो वहाँ पे उसको वापस आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई या ऑप्टिमाइज अ चाइल्ड स्किल थ्रू आउट द पॉजिटिव इंटरवेंशन, बट यू कैन नॉट रिवाइंड और रिवर्स दियर बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ लाइफ। यानी आप कौशल डेवलपमेंट, आप कौशल यानी जो स्किल्स होती हैं उसको मॉडिफाई तो कर सकते हैं, यानी बच्चों को और ट्रेनिंग करके और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जैविक आयु या समय चक्र को पीछे की ओर रिवर्स नहीं मोड़ा जा सकता, यानी ठीक है। यानी जो डेवलपमेंट हो मॉडिफिएबल तो है लेकिन उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी इम्प्रूव विद द सपोर्ट एंड थेरेपी, यानी जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट और थेरेपी के थ्रू यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है कांट बी बैकवर्ड टू द बायोलॉजिकल टाइम। यानी यहाँ पे जो बताया गया था कि बच्चों का जो बायोलॉजिकल स्टेज ऑफ लाइफ होता है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल डोमेन, यानी बहुआयामी प्रकार क्या होता है। डेवलपमेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ अक्रॉस द 3 प्राइमरी इंटरलिंक्ड डोमेन, यानी बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और साइको इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट जो होगा उसको मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया, जो कि बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है और सोशियो इमोशनल होता है, ठीक है। आप इसको BCS से याद कर लेंगे। तो बायोलॉजिकल क्या था, फिजिकल चेंजेस, यानी डेवलपमेंट में जो फिजिकल चेंज होगा, हाइट, ये हाइट आएगा, हाइट
वेट और मोटर स्किल्स आएंगे, ये बायोलॉजिकल यानी शारीरिक या जैविक चीज़ों के अंदर में आएंगे। कॉग्निटिव यानी माइंड, थिंकिंग लॉजिक्स मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो कॉग्निटिव के अंदर आएगा, जो चीज़ें हम माइंड से करते हैं जैसे कि थिंकिंग लॉजिक मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको कॉग्निटिव यानी माइंड के अंदर लाएंगे, संज्ञानात्मक विकास के अंदर लाएंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या होगा, सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक भावनात्मक, यानी इमोशनल डेवलपमेंट एक जो होगा वो सोशियो इमोशनल के अंदर में आएगा। उसके बाद फिर रिलेशनशिप्स आएगा, एम्पैथी, सोशल एंड सोशल बिहेवियर, ये सब डेवलपमेंट किसके अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा सोशल इमोशनल यानी सामाजिक भावनात्मक विकास के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, यानी विकास मुख्य रूप से तीन परस्पर जुड़े क्षेत्रों में प्रकट होता है, यानी विकास मुख्य रूप से तीन परस्पर जुड़े क्षेत्रों में प्रकट होता है, यानी जैविक यानी यहाँ पे आप जो बायोलॉजिकल यानी फिजिकल, और उसके बाद कॉग्निटिव यानी मानसिक, सामाजिक भावात्मक यानी सोशियो इमोशनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंस बाय द हिस्टोरिकल कंडीशन, यानी ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित, यानी डेवलपमेंट इज अ कॉन्टेक्चुअल अ चाइल्ड रेज इन द डिजिटल एरा इन जैसे 2020 2020 एग्जिबिट डिफरेंट सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट देन अ चाइल्ड रेज ड्यूरिंग द 1970, यानी ऐतिहासिक कालक्रम से गहराई को प्रभावित होता है, यानी डिजिटल युग में बढ़ रहे बच्चे का विकास पुराने परिवेश में बच्चों से काफ़ी डिफरेंट होगा। तो गाइस, अगर आपको एफर्ट और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे का जो पार्ट डायरेक्शनल लॉ ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम आगे करेंगे। उसके बाद से फेलो कॉर्डर, ये जो कि सीटेट वगैरह या किसी भी प्रॉक्सिमल डिजिटल, ये सब वहाँ के लिए, और वहाँ पे डेवलपमेंट एंड फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आगे का टॉपिक का आगे बात। तो गाइज, आगे का जो यहाँ पे पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। वाले हैं और ये सीटेट के लिए बिल्कुल ही फ्री कोर्स है। ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियो आपके लिए सुपर टेट, DEET+C या फिर कोई अदर टेट का एग्जाम जहाँ पे CDP में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा जाता है वो आपके लिए यूजफुल है। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, जो PPT वाला पोर्शन है उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ, देन हम नेक्स्ट पार्ट है जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट इज अ सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज लीडिंग फ्रॉम टोटल डिपेंडेंसी टू सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू आउट अ लाइफ टाइम, और डेवलपमेंट बोलते हैं जिसमें एक सिस्टमेटिक चेंज हो रहा है। बच्चा बहुत छोटा है जहाँ पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, साथ में धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीजों को सीखते हुए सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस चेंज के साथ वो एक ऐसे मैन में या फिर वुमन में डेवलप होता है जो जो टोटली सेल्फ रिलायंस है, यानी वह खुद आत्मनिर्भर है। ठीक है, यहाँ पे पहले निर्भरता होगी, देन आएगी डेवलपमेंट होना शुरू होगा, फिर यहाँ से और ऑटोनॉमी या फिर सेल्फ रिलायंस की तरफ यानी स्वायत्ता या फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चरल चेंज यानी संरचनात्मक परिवर्तन है, और फंक्शनल चेंज में यानी कार्यात्मक परिवर्तन, यानी जो फंक्शन स्ट्रक्चरल चेंज क्या होगा कि बॉडी के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, यानी शेप, साइज या फिर वेट में वो चेंज आएगा। फंक्शनल यानी कार्यात्मक, माइंड पे जो चीजें होती हैं वो उनके अंदर भी डेवलपमेंट क्या नहीं है, तो उसके लिए आप देखेंगे तो ये कोई रैंडम चेंजेस नहीं है या फिर इलनेस या फिर डिजीज नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल का योगात्मक है, यहाँ पे इसको डेवलपमेंट बोल देंगे। यानी जो वहां पे तीन POP के बारे में बात किए थे, पॉप यानी फिर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रेडिक्टेबल के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चेंज लीड फॉरवर्ड टू द कॉम्प्लेक्स एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड नेवर, यानी जो परिवर्तन होगा यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज होगा, परिवर्तन हमेशा आगे की ओर एक अधिक जटिल कार्य प्रणाली की ओर ले जाते हैं, इसको प्रोग्रेसिव चेंज बोलते हैं। फिर जो सेकंड इसका है ऑर्डरली चेंज, फॉलो ए स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल सीक्वेंस, यानी विकास एक निश्चित व व्यवस्थित ढांचे का अनुसरण करता है, यानी जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक पैटर्न पे चलेगा, स्ट्रक्चर पे चलेगा, लॉजिकल सीक्वेंस होगा उसका, उसी तरीके से डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे बच्चे का। ठीक है, प्रेडिक्टेबल कैसे होता है, माइलस्टोन कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द अर्ली रेट्स, यानी शुरुआती, यानी जब बच्चा जब बड़ा बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, तो उसके शुरुआती दरों के आधार पर, मतलब यानी जब बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा तो उसके आधार पर भविष्य के विकासों का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है, यानी इसी चीज को बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट होगा किसी बच्चे का वो प्रेडिक्टेबल होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट क्या होती है, यानी वुम से लेकर के बच्चा एक गर्भ से धारण करने से लेकर कब्र तक जो होता है, ये एक ऐसी साइकिल है जो कि जीवन पर्यंत ही चलती है, यानी बच्चा जिस दिन पैदा होगा वहां से लेकर के जब तक बच्चे के कब्र तक, जब तक वो बच्चा कब्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग स्टार्टिंग एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन यानी वोम में, एंड एंड ओनली विद द
डेथ यानी टॉम यानी विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भ यानी गर्भ से शुरू होकर के मृत्यु यानी कब्र पर समाप्त होती है। इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। चलिए आगे देख मल्टी डायरेक्शनल एंड प्लास्टिसिटी यानी बहुदिशात्मक एवं नमनीयता यानी जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो एक कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी का ग्राफ है, यहाँ पे एज के साथ है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी उसके साथ साथ जो लैंग्वेज है यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्राफ चल रहा है एज के साथ फिजिकल कैपेसिटी तो घटेगी लेकिन जो लैंग्वेज के डेवलपमेंट होगा वो एज के साथ एबिलिटी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी को मल्टी डायरेक्शनल एवं प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल यानी इन्वॉल्व बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन यानी एक साथ ही होता है यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लैंग्वेज में तो डेवलपमेंट हो रहा है बट साथ में क्या होता है फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है या कैपेसिटी होती है वो एज के साथ घटती हुई जा रही है। इसी को यहाँ पे दो फॉर्मेट में दिखाया हुआ है कि जिसको आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, हाईली प्लास्टिक यानी क्या होता है अत्यधिक लचीला, जैसे आप यहाँ पे पेड़ को देख रहे हैं जिस तरीके से आप उसको यहाँ पे आप देखिए स्प्रिंग लगा के या कुछ और लगा के नट बोल्ट लगा के उसको सीधा कर रखे इसी तरीके से बोल रहा है कि ये जो डेवलपमेंट होता है वो हाईली प्लास्टिक यानी ह्यूमन एबिलिटी एंड ब्रेन पाथवे आर मॉडिफाइड थ्रू आउट द लाइफ यानी जो ह्यूमन की जो एबिलिटी या फिर ब्रेन का जो पाथवे है लाइफ टाइम के साथ धीरे धीरे बदलती रहती है या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्स विकास परिवर्तनीय है लेकिन परिवर्तित नहीं यानी एक बार विकास हो गया मान लो आज आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको भूल नहीं सकते। इसी चीज को बता रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल तो है बट वो रिवर्सिबल नहीं, आप उसको भूल नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपने एक बार अच्छे से कम्युनिकेशन करना सीख गए तो आप उस चीज को भूल नहीं सकते, इसी को बोल रहा है। ठीक है, यू कैन इम्प्रूव स्किल्स विथ थेरेपी बट कैन नॉट रिवाइंड बायोलॉजिकल टाइम यानी आप कौशल में सुधार कर सकते हैं लेकिन जैविक आयु को पीछे नहीं मोड़ सकते हैं। इसी को बोला है कि मॉडिफिएबल तो है, डेवलपमेंट मॉडिफिएबल तो है लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज आप समझो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मल्टीपल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट विकास के अलग अलग टाइप के जो डोमेन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं यानी बायोलॉजिकल यानी यहाँ पे क्या चेंज हो गया यानी फिजिकल चेंजेस हाइट वेट एंड मोटर यानी शारीरिक परिवर्तन जो होगा। ठीक है, वहीं फिर जो इसका सेकंड पार्ट है वो कॉग्निटिव यानी जो बच्चे का थिंकिंग लॉजिकल मेमोरी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो टाइम के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, ये मल्टीपल डोमेन्स है बहुआयामी प्रकार से। ठीक है, सोशल इमोशनल कहते हैं यानी उस बच्चे का जो समाज से जुड़ने का जो तरीका यानी जो इमोशंस है रिलेशनशिप्स है एम्पैथी है सोशल बिहेवियर है वो चीजें हैं जो एक दूसरे से वो मर्ज करके आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो प्रॉपर। ये वो एक पोर्शन है जहाँ पे तीनों चीजों का मर्जर हो रहा है और बच्चा इन चीजों के साथ अपने लाइफ टाइम चीजों को सीखता है, उनको मैनेज करना सीखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन्फ्लुएंस बाय द हिस्टोरिकल कंडीशंस यानी एक 1970 का हमारे जैसा एक बच्चा है, जैसा मैं एज एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में बता रहा था, उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो देखिए यहाँ पे आप देखो लट्टू खेल रहा है। और जो आजकल के बच्चे हैं 2020 के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो वो आईपैड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो जो लर्निंग गैप्स होगा या फिर डिजिटल एरा का जो लर्निंग गैप होगा वो बहुत ही अलग होगा एक कंपेयर 1970 का बच्चा और 2020 का बच्चा। ठीक है, कि जो आईपैड जनरेशन होगी वो इन लट्टू वाली जनरेशन से ऑब्वियसली आगे होगी ना, फैक्ट में, डेटा में, लर्निंग कैपेसिटीज में, हर चीज में वो प्रिविलेज माने जाएंगे एज 1970 वाले बच्चों। तो चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी तक हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल लॉ ऑफ डेवलपमेंट विकास की दिशा के नियम यानी जो डेवलपमेंट होते हैं वो किस किस दिशा में होते हैं। यहाँ पे क्योंकि सीटेट में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे इस चीज को बहुत ही सीरियसली पढ़ना है और चीजों को समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डायरेक्शनल होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सिफेलोकॉर्डल होता है और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, यहाँ पे जो सिफेलोकॉर्डल होगा यहाँ पे हेड टू टू यानी जो डेवलपमेंट होगा वो सिर से लेके पैर की तरफ होगा यानी जो कंट्रोल स्टार्टेड एट द हेड यानी जो बच्चे का कंट्रोल होगा वो हेड से शुरू होकर के पैर की तरफ जाएगा। और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है अभी मैं इसको आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सिफेलोकॉर्डल क्या होता है। जो विकास की दिशा के नियम जो होते हैं यानी जो बच्चा होगा सबसे पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद वो जो कंट्रोल होगा वो हेड से लेकर के टो की तरफ यानी हेड टू टो यानी सिफेलोकॉर्डल। सिंपल आप याद रखिएगा सिफेलोकॉर्डल, सिफेलो का मतलब होता है सिर, सिफेलो का मतलब होता है सिर और सिफेलोकॉर्डल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हेड टू टो। यहाँ डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कंट्रोल स्टार्टेड एट हेड एंड मूव डाउन टू द नेक एंड ट्रक एंड लेग्स यानी सिर से पैर की ओर सबसे पहले सिर पर नियंत्रण और अंत में पैरों पर नियंत्रण होता है, ये सिफेलोकॉर्डल। यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें
तो प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, तो जो समीप दूराभिमुख होता है यानी सेंटर से लेकर के आउटवर्ड की तरफ यानी केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्रॉक्सिमल डिस्टल जो होगा वो हमेशा समीप से दूराभिमुख होगा, यानी जो इसका सेंटर होगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब आप समझिए सेंटर से लेकर चारों तरफ यानी सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से लेकर के सिरों तक, ठीक है। आप ये समझिए सीमाओं की ओर, यानी सेंटर से लेकर उंगलियों तक यहाँ पे जो बच्चे का कंट्रोल होगा इधर तक जाएगा। आप इसको प्रॉक्सिमल डिस्टल आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा सीटेट में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और सिफेलोकॉर्डल के बारे में थोड़ा डिटेल में थ्योरी और एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, देन आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड और डाउनवर्ड टू द टेल्स यानी फीट की तरफ, टेल्स और फीट। अ चाइल्ड फर्स्ट गेन द स्ट्रक्चरल कंट्रोल ओवर देयर हेड्स, देन नेक, ट्रंक एंड द फाइनली देयर लेग्स, यानी विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। यानी सिंपल आप समझ लीजिए कि हेड सिफेलोकॉर्डल का मतलब हो गया, सिफेलो का मतलब होता है सिर, और सिफेलोकॉर्डल का मतलब हो गया सिर से लेकर के पैरों तक जो डेवलपमेंट होगा उसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यानी बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर गर्दन पे करता है, फिर धड़कन, और अंत में अपने पैरों पर नियंत्रण पाना सीख जाता है, ठीक है। इसी को सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या, इन्फेंट लर्न टू होल्ड देयर हेड अप स्टेडली अराउंड 3 to 4 मंथ, यानी 3 से 4 महीने के आसपास जो एक इन्फेंट बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने हेड को स्टेडली करने के लिए धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पा लेता है, अपने हेड पे कंट्रोल पा लेता है। देन सिट अप 6 मंथ, यानी 6 महीने के आसपास, नियरली 6 महीने के आसपास वो धीरे धीरे बैठना सीखना शुरू कर देता है। एंड फाइनली स्टैंड एंड वॉक यूजिंग दियर लेग्स, यानी 12 महीने के आसपास जब बच्चा हो जाता है तो वो फाइनली जो खड़ा होना और चलना सीख जाता है अपने पैरों के थ्रू, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, यानी समीप दूराभिमुख विकास का नियम जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी आउटवर्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरल एक्सट्रेमिटीज। आप हाईवी वर्ड्स को भूल जाइए, यानी आप सिंपल समझ लीजिए कि सेंटर टू पेरिफेरी, यहाँ पे ये 2 वर्ड याद करिए, सेंटर टू पेरिफेरी। प्रॉक्सिमल डिस्टल को आप समझेंगे सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। नियर पार्ट्स डेवलप बिफोर डिस्टेंस पार्ट, यानी विकास शरीर के मध्य केंद्र से शुरू होकर के बाहर की, यानी उंगलियों की सीमाओं की ओर बढ़ता है। जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा ये केंद्र से बढ़कर के उंगलियों की तरफ यानी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा या फिर कंट्रोल होगा बच्चे का, वो सेंटर से लेकर के उंगलियों तक जाएगा। इसको यहाँ पे बता रहा है। A child can control their entire arms and shoulders before they can precisely coordinate their fingers to grab the tiny pets, ठीक है। यानी वही है सिंपल कि बच्चा जो होता है वो प्रॉक्सिमल डिस्टल में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप ये बता देंगे, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर में आता है कि बच्चा हमेशा सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से लेकर के उंगलियों की तरफ, जैसा यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, आप इसको इसी चीज को समझ लीजिए। सेंटर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, सेंटर टू पेरिफेरी हो जाएगा और ये होगा हेड टू टो, ठीक है। यहाँ पे हेड टू टो, यहाँ सेंटर टू आउटवर्ड पकड़ लीजिए, सेंटर टू पेरिफेरी समझ लीजिए, यानी केंद्र से लेकर के उंगलियों तक, या हाथ का विकास जो होता है, यानी जो माइक्रो लेवल पे जो बच्चा काम करता है कि जो उसके उंगलियों की तरफ विकास होगा, यानी जो वो सूक्ष्म चीजों पे कंट्रोल पाएगा, वो धीरे धीरे ऐसे ही होगा प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर में आएगा। तो चलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो डिफरेंसेस है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमेन है ग्रोथ है और डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो उसका नेचर, ग्रोथ का जो नेचर होगा वो क्वांटिटेटिव होगा, फिजिकल होगा, स्ट्रक्चरल ओनली होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रोथ का, ऐसा लाइन है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो ग्रोथ का है, ये है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी फॉर ग्रोथ और यहाँ पे डी, ठीक है, डी फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो हमेशा क्वांटिटेटिव होगा, फिजिकल होगा और स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होगा वो क्वांटिटेटिव भी होगा, क्वालिटेटिव होगा, यानी जो विकास होगा वो फिजिकल भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, सोशल, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का मिक्स होगा, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो ग्रोथ होगा वो सिंपली केवल मात्रात्मक होगा और शरीर में परिवर्तन होगा, यानी जो बच्चा होगा उसका वेट बढ़ेगा, उसका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। अब देखेंगे आप कि स्कोप क्या आएगा, यानी नैरो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक नैरो डोमेन है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड डोमेन, यानी नैरो डोमेन का सब कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी संकीर्ण क्षेत्र है विकास का एक ही हिस्सा है, यानी जो ग्रोथ है वो विकास का सिर्फ एक पार्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है व्यापक क्षेत्र है और इसमें क्या होता है, वृद्धि और अधिगम दोनों समाहित यानी इसमें क्या है कि फिजिकल और कॉग्निटिव और फिर सोशल तीनों चीजें डेवलपमेंट के अंदर में आ जाएंगी। इसमें सिर्फ हमेशा मात्रात्मक चीजें आएंगी, ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं। ग्रोथ क्या होता है, डायरेक्टली मेजरेबल होता है, यानी हम उसको सीधा माप सकते हैं। कैसे?
तो वो हाइट हो सकती है, वो स्केल हो सकता है, वो फिर वेटिंग स्केल हो सकता है, यानी वजन नापना। और डेवलपमेंट क्या होता है, डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, यानी कैन ओनली बी असेस और ऑब्जर्व, यानी जो डेवलपमेंट होगा इसको मापना कठिन है, केवल अवलोकन किया जा सकता है। ये जो डेवलपमेंट है उसको मापना बहुत मुश्किल काम है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्टली किसी चीज से माप नहीं सकते, जैसे वेट को और हाइट को माप सकते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ है वो उसकी जो टाइम लाइन है देखेंगे आप, तो स्टॉप व्हेन बायोलॉजिकल मैच्योरिटी इज रीच्ड, यानी परिपक्वता प्राप्त होने पर जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस फ्रॉम वूम टू टूम, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है, इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी के बारे में क्या यहाँ पे बताया है, जो ग्रोथ होता है वो अपरिवर्तित, यानी जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो शायद 3 kg के आसपास होता है, 3 से 3.5 kg का, या कई बच्चा 2 kg का भी होता है। बट आप समझो उसको, अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, 10 साल का होगा, उसका वेट अराउंड 20 kg का हो जाएगा, 22 kg का हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चाइल्ड। तो आप इस चीज को देखेंगे कि जो ग्रोथ है उसको इरिवर्सिबल नहीं किया सकता, और जबकि डेवलपमेंट जो वो मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल, यानी जो डेवलपमेंट होगा वो मॉडिफिएबल तो है बट उसको भी रिवर्स नहीं किया जा सकता, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका वो देख लेते हैं, पीपीटी फॉर्मेट में थोड़ा देख लेते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज दे रखी है, ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव और फिजिकल होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो क्वांटिटेटिव भी होगा, वो क्वालिटेटिव भी है, यानी मात्रात्मक होगा, गुणात्मक भी होता है। ये नैरो डोमेन होता है, यानी सब कंपोनेंट होता है, जबकि डेवलपमेंट का होता है ब्रॉड डोमेन होता है, ठीक है। यहाँ पे व्यापक क्षेत्र होता है, काफी बड़ा होता है, यहाँ यानी इसमें आप वेट की भी बात करेंगे, यहाँ पे आप लर्निंग की भी बात करेंगे, यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बात करेंगे, यहाँ पे इमोशनल बातें भी करेंगे, तो डेवलपमेंट इस चीज का होगा, ठीक है। और समय क्या होती है, स्टॉप बायोलॉजिकल, जब मेच्योरिटी यानी परिपक्वता पहुंच जाती है तब वहां पे वृद्धि रुक जाती है, और जो ग्रोथ होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ठीक है, वूम से यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, यानी ग्रोथ भी इरिवर्सिबल है, और बट डेवलपमेंट जो है, बट जो डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है, बट उसको भी रिवर्स नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको हम अगली वीडियो में करते हैं, जो कि यूनिट नंबर 5 यहाँ इस पोर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे मेच्योरिटी एंड लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी काफी लंबा प्रोसेस है, तो मैं इसको कई सारे वीडियो में पार्ट करके बनाऊंगा ताकि आपको पढ़ना आसान होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एफर्ट पसंद आ रहा है, इस टाइप की लर्निंग आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग कोर्सेज बेचते हैं उसको लिए मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये कोर्सेज पहुंच चुके, वो भी फ्री में लर्निंग को सीख सकें। थैंक यू गाइज। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब तक ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप चाहें तो जाकर के यूट्यूब चैनल पे लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। पैरेलल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग्स, विकास के स्तंभ कौन कौन से, यानी जो डेवलपमेंट के क्या क्या मुख्य कारण है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे 2 कारणों से होता है, एक तो मैच्योरेशन और लर्निंग के साथ, यानी जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तब चीजें आगे चल के डेवलपमेंट के रूप में निखर करके आती हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग, यानी जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स के डीएनए के जो चीजें हमें मिली होती हैं उनकी जब अनफोल्डिंग होती है तो उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। इसको हम आगे यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। जेनेटिकल प्रोग्राम करके हमारे पेरेंट्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू हमें मिला था, उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। इंटरनल बायोलॉजिकल टाइमलाइन, यानी जो हमारी बायोलॉजिकल टाइमलाइन है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके उस जो अनफोल्डिंग होती है उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। और लर्निंग में क्या आता है, लर्निंग के अंदर आएगा इन्वायरमेंटल एक्विजिशन, यानी जो हम पर्यावरण अपने आसपास के पर्यावरण से जो हम एक्विजिशन यानी एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, उनको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट चेंज थ्रू प्रैक्टिस, यानी जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस गायब हो गया तो आप उसको समझिए, मैं बोलता परमानेंट चेंज थ्रू द प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस थ्रू करके हम जो चीजों को सीखते हैं उसको लर्निंग बोलते हैं। एक्टिव इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, यहाँ पे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइप, हम सक्रिय होकर के कितने अपने इन्वायरमेंट यानी अपने चारों तरफ कितना इंटरेक्शन करते हैं उसको लर्निंग बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन इज ए जेनेटिकल प्रोग्राम सीक्वेंस अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। इट्स ऑपरेट्स ऑन इंटरनल बायोलॉजिकल टाइमलाइंस, बायोलॉजिकल क्लॉक, एंड इट इज हाईली रिलेटेड टू द हेरिडिटी, यानी परिपक्वता एक समय के साथ अनुवांशिक विशेषताओं के पूर्व निर्धारित व क्रमिक प्रतिकरण की एक प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक जैविक समय सीमा पर काम करती है, यानी जो मैच्योरेशन है वो एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जो टाइम के साथ अनफोल्ड होती है, इसी को मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है। वो पूर्व निर्धारित होती है और क्रमिक
प्रक्रिया, यानी ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है। आप इसका सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि कुछ बच्चे 8वीं 9वीं मंथ में ही चलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 12वीं मंथ में चलना शुरू करते हैं, इसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। यानी उनका जो पैर है वो बॉडी वेट को कितना अच्छे तरीके से संभाल पा रहा है, उसी को बायोलॉजिकल टाइमलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो कि हेरिडिटी से टोटली डिपेंड करता है, प्लस इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है बच्चे को, फूड कैसा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के अंदर मैच्योरेशन आती है, ठीक है। एग्जाम्पल, 2-year old child cannot perform task like writing or riding a bicycle for which they are not yet mature physically। यानी एक 2 साल का बच्चा राइटिंग और साइकिल को चला नहीं सकता, क्योंकि वो उसका जो अभी शरीर है उस तरीके से मेच्योर नहीं हो पाया। सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं लर्निंग क्या है। इन्वायरमेंटल एक्विजिशन, यानी ये जो यहाँ पर देख रखा है ना, ये समझ लीजिए एक शॉर्टकट फॉर्म है। अगर आप सिर्फ इसको याद रखें, जैसे लर्निंग क्या है, इन्वायरमेंटल एक्विजिशन, यानी पर्यावरणीय, जो पर्यावरण के थ्रू हम जो चीजों को, आसपास चीजों को एक्वायर करते हैं, उनको सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को यहाँ पे लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली permanent change in behavior, knowledge and skills potentials that occurs as direct result of experience, active practice and interaction with the environment। यानी अधिगम क्या होता है, यानी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग व्यवहार या कौशल क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। यानी ये परमानेंट चेंज होता है, जो कि अनुभवों, सक्रिय अभ्यास यानी प्रैक्टिस कर करके वह पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जो लर्निंग है वो एक डायरेक्ट परमानेंट चेंज है, जो कि एक्टिव प्रैक्टिस और इंटरेक्शन के थ्रू, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें इंटरेक्शन के थ्रू हम लर्निंग को सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बोथ सर्व एज अ बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लर्निंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज आर डीपली कनेक्ट, इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर्स। यानी जो विकास और परिपक्वता दोनों ही विकास की पूरक प्रक्रियाएं, जो कि अधिगम के लिए जैविक आधार तैयार करती हैं। यानी जो ग्रोथ और मैच्योरेशन है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे को कनेक्ट भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं एक दूसरे को, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर डेवलपमेंट आ पाए, यानी ठीक है, ग्रोथ आ पाए, मैच्योरेशन आ पाए, ये चीजों के लिए, ठीक है। जो मेजर इश्यूज एंड डिबेट इन डेवलपमेंट, यानी विकास के मुख्य विवाद कौन कौन से, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट जो डिबेट है वो कि नेचर वर्सेज नर्चर, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आता है। प्रकृति बनाम पालन पोषण का विवाद, यानी ठीक है, नेचर क्या होगा, प्रकृति हेरिडिटी से शुरू आती है, ठीक है, आनुवंशिकता, यानी जेनेटिक फैक्टर्स दैट आर स्टैटिक्स एंड फिक्स, यानी आनुवंशिक है जो कि स्थिर होता है, इसी को नेचर के थ्रू आता है यहाँ पे। यानी प्रकृति जो है हेरिडिटी है वो यहाँ पे फिक्स होती है। कैसे एग्जांपल क्या है, जैसे कि नेचर कैसा होगा, यानी जो हेरिडिटी के थ्रू हमें क्या मिलेगा, हमारे आई का कलर फिक्स होगा, हमारे हेयर का कलर फिक्स होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये हमें सब कुछ किसके थ्रू मिलेगा, वो है हेरिडिटी के थ्रू, इसी को नेचर बोलते हैं, ठीक है। हम नर्चर क्या होता है, नर्चर यानी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट आर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, पर्यावरणीय कारक जो कि गतिशील होते हैं, यानी एग्जाम्पल वेट, डिजीजेस, अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट, यानी वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा वेट कैसा होगा, डिजीजेस कौन सी मिलेंगी, यानी जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो साफ सफाई के अंदर रहता है तो उसको कम बीमारियां पकड़ेंगी, एक बच्चा जो गंदगी में खेलता रहता है या फिर उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, उसको बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आसपास उनके कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके थ्रू यहाँ पे ये जो डिबेट है वो डिसाइड होगी कि नेचर वर्सेज नर्चर में क्या होगा। यानी जो नेचर होगा यानी प्रकृति होगा वो कि फिक्स होगा, जैसे कि आई कलर हो गया, हेयर, ब्लड एंड ग्रुप्स, और यहाँ नर्चर क्या होगा, यहाँ पे वेट, डिजीजेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सब डिपेंड करता है। वुडवर्थ प्रोडक्ट फार्मूला कौन सा है, यानी वुडवर्थ का गुणन सूत्र है, ये कि डायरेक्ट सीटेट में से क्वेश्चन आता है। वहां पे आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि डेवलपमेंट जो है नॉट एडिशन, यानी यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला देखा ना, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लेंगे डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, ऐसे है ना। पर आपको ऑप्शन जब वहां सीटेट में आप देखेंगे तो वहां पे एच प्लस ई भी रहेगा, एच माइनस ई भी रहेगा एक ऑप्शन, और एच इंटू ई भी रहेगा, और एक कोई दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, एच डिवाइडेड बाई ई, ऐसा करके ऑप्शन एक आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक। तो जो डेवलपमेंट वुडवर्थ का फॉर्मूला ये था कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी यानी नेचर और इन्वायरमेंट यानी नर्चर दोनों का गुणनफल है, यानी विकास का अनुवांशिक व पर्यावरण का गुणनफल, ठीक है। प्रकृति और पोषण दोनों पर डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कैसा होगा। अब यहाँ पे एक जो सेकंड डिबेट आती है जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं, तो पहले जीनोटाइप के बारे में देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन और डीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, इंटरनल एंड स्टैटिक, यानी जीनोटाइप वो होता है कि जो चीज हमें अपने पेरेंट्स यानी डीएनए के थ्रू मिली हुई है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। यानी जो इंटरनल जैसे आई कलर हो गया,
हेयर कलर हो गया, ठीक है, या कोई डिजीज हो गई है, तो ये हमें जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट। फिनोटाइप के अंदर क्या होगा? फिनोटाइप एक ऐसी चीज है जहाँ पे, यानी जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। यानी आप देखो कि जो फिनोटाइप है उसमें जीनोटाइप यानी जो यहाँ पे दे रखा है कि जो हमें डीएनए के थ्रू मिल रहा है वो प्लस इन्वायरमेंट, इस चीज का हमें यहाँ पे योग करके वो फिनोटाइप मिलता है, ठीक है। यानी जो फिनोटाइप होगा वो इन्वायरमेंट प्लस जीनोटाइप, यानी जो डीएनए है, यहाँ पे आप सिंपली समझ लीजिए डीएनए, ठीक है। यहाँ पे आप डीएनए प्लस इन्वायरमेंट जो होगा उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। तो आगे चल देख लेते हैं। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि डेवलपमेंट में एक यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आप देखेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम आपको मिल जाएगा। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे लेवाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो ग्रेजुअल स्मूथ होता है, जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल यानी धीरे 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 लेकिन स्मूथ आराम आराम से होता है, लाइफ टाइम होता है, यानी इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक चलता रहता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस कौन बोलता है? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक साथ नहीं आता। जैसे यहाँ पे लेवाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ग्रेजुअल होगा और स्मूथ होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो जीन पियाजे और एरिक्सन है वो बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस स्टेजेस होती हैं, यानी पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी पहले थोड़ा बच्चा कुछ लर्न करता है, फिर उसको भूल जाता है, फिर दोबारा वो लर्न करता है, तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से वो चीजें याद रहती हैं। आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करें तो ये चीज आपको रियलाइज है कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ा जाता है, जब वो गर्मियों की छुट्टियों में घर जाता है तो वो चीजें भूल जाता है, फिर जब वो दोबारा सेकंड क्लास में एडमिशन लेता है तो वापस से उन चीजों को याद करता है, तो वो रिकॉल करके फिर आगे की चीजों को सीखने लग जाता है। इसी चीज को यहाँ पे बोला है कि डिसकंटिन्यू होता है, पहले थोड़ा बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर लर्निंग थोड़ा ज्यादा होगी, फिर होगा, ऐसे ऐसे इसी प्रकार से लर्निंग और डेवलपमेंट चलता रहता है बच्चे का, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही स्टार पॉइंट है, ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस व्यू क्या होता है? डेवलपमेंट इज स्मूथ, डेवलपमेंट इज ए स्मूथ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव थ्रू आउट द लाइफ। यानी कंटिन्यूअस जो था यहाँ पे बताया कि ये लाइफ टाइम के लिए, यानी जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट लेवाइगोत्स्की बोलते हैं इसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट इज स्मूथ ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव थ्रू आउट द लाइफ। यानी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्मूथ होगा, धीरे धीरे होगा तथा कंटिन्यूअस होता रहेगा। और की सपोर्ट्स कौन था इनको? जो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया कि जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है उसको उसके बारे में किसने बताया था, तो यहाँ पे लेवाइगोत्स्की का नाम आएगा। तो अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे वो सतत चलती रहती है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस का प्रोसेस जब यहाँ पे पूछा जाएगा तो किसका? जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस सब क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो उसमें मिल जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट एंड प्री डिटरमाइंड स्टेज है, यानी एरिक एरिक्सन बोलते हैं और जीन पियाजे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा लर्निंग होगी, फिर डिसलर्निंग होगी, फिर बच्चा लर्न करेगा, फिर सीखेगा, तो ऐसे डेवलपमेंट होगा। और वो प्री डिटरमाइंड स्टेज होते हैं, ठीक है। हर एज के साथ उनका फिक्स होता है कि इस एज में बच्चा ये कर लेगा, फिर उसके बाद ये कर लेगा। जैसे जब बच्चा 11 से 12 मंथ का होता है तब वो धीरे धीरे चलना या खड़ा होना सीख लेता है अपने पैरों पर, तो ये एक स्टेजेज है, एक इसका एग्जांपल है। फिर जैसे वो कुछ वर्ड बोलना सीख जाएगा उस एज तक, प ब म म क ऐसे करके, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक। तो चलिए सेम चीज को विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन था वो बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग यानी जेनेटिकली प्रोग्राम इंटरनल टाइमलाइन, यानी अनुवांशिक विशेषताओं व पूर्व निर्धारित, यानी जो डीएनए है उसका जो अनफोल्डिंग होती है इसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। और लर्निंग क्या होगा? परमानेंट चेंज थ्रू एक्टिव प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन, यानी अनुभवों और पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके परिणाम स्वरूप अस्थायी परिवर्तन, इसी को लर्निंग बोलते हैं। यानी जो लर्निंग, यानी हम जो अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास के लोगों से जो एक्टिव पार्टिसिपेट करके इंटरेक्शन करके जो चीजें सीखते हैं, इसी को उसमें जो परमानेंट चेंज आता है इसी को लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन प्रिपेयर बायोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी परिपक्वता अधिगम के लिए जैविक आधार तैयार करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेचर वर्सेज नर्चर का जो डिबेट है आप वहां पे देख लीजिए कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इस चीज को मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बस इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वुडवर्थ का क्या फॉर्मूला था? वहां पे डेवलपमेंट इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट्स नॉट एडिक्टिव, यानी जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट का यहाँ पे देखेंगे तो एडिशन करके वो फिनोटाइप, यानी यहाँ डीएनए, यानी आप समझिए जो हमें पेरेंट से मिलता है वो प्लस इन्वायरमेंट के थ्रू जो हमें मिलेगा उसको फिनोटाइप बोलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस चीज को देख लीजिएगा। और नर्चर और हेरिडिटी क्या होती है यहाँ पे देख रहे हैं? स्टैटिक्स जेनेटिक फैक्ट्स, यानी आई कलर और डीएनए जो हमें मिलता है उसी को नेचर या हेरिडिटी बोलते हैं। स्थिर अनुवांशिक कारक जैसे आंखों का रंग या फिर डीएनए, ठीक है। और नर्चर क्या होता है और या फिर इन्वायरमेंट क्या होता है, पोषण क्या होता है? तो डायनेमिक इंटरनल फैक्टर यानी रिसोर्सेज एंड न्यूट्रिशन का जो पोर्शन होता है उसी को नर्चर या फिर इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी पोषण बनता है। यानी
यानी गतिशील बाहरी कारक जो कि जैसे कि संसाधन और पोषण। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम जो यहाँ का ये वाले आगे का पार्ट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के यहीं रखते हैं, बाकी ये जो पोर्शन आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ्री में लर्निंग मिल पाए। थैंक यू गाइस। करते हैं तो अब तक ये सब हम कर चुके हैं, तो आप इस जाके पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे आप देखेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को शुरू करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? मस्तिष्क लचीलापन यानी द ब्रेन एबिलिटी टू चेंज अडॉप्ट फ्रॉम न्यू न्यूरल कनेक्शन थ्रू आउट द लाइफ इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और कंपेंसेटिंग फॉर इंजरीज। ठीक है। यानी मस्तिष्क को अपने पूरे जीवन काल में बाहरी अनुभवों, अधिगम व किसी चोट की भरपाई के लिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने व खुद को ढालने की क्षमता, इसी को ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी जो ब्रेन के अंदर चेंजेस होता है या लचीलापन होता है, यानी एडॉप्टेबिलिटी होती है ब्रेन को चीजों को लेकर के, किसी अनुभव या फिर कोई लर्निंग होगी या कि किसी चोट से जब भरपाई कर रहे होता है तो नए न्यूरल्स का कनेक्शन जोड़ने के लिए या खुद को ढालने के लिए जो ब्रेन की एबिलिटी होती है उस चीज को ढालने के लिए, उसी को ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं यहाँ। ठीक है। ब्रेन प्लास्टिक या न्यूरोप्लास्टिसिटी में दो पार्ट रहता है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी और फंक्शनल प्लास्टिसिटी। ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होती है? संरचनात्मक नमनीयता यानी फिजिकल चेंजेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर, ग्रोथ इन न्यू न्यूरॉन्स। यानी जब हमारे यानी फिजिकल स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कभी चोट लग जाती है तो ब्रेन उस चीज को ग्रोथ करके नए न्यूरल्स को बनाता है, उसको रिकवरी करके, जिससे जो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं ब्रेन का वो चेंज हो जाता है। ठीक है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या होती है? यानी कार्यात्मक नमनीयता, ब्रेन एबिलिटी टू शिफ्ट फंक्शनल फ्रॉम द डैमेज एरिया टू अनडैमेज एरिया। यानी जो ब्रेन की, मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में चोट लग गई है तो जो ब्रेन का जो फंक्शन है लेफ्ट साइड को, उसको सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, उस फंक्शन को वो राइट साइड शिफ्ट कर देता है ताकि जो बॉडी का फंक्शन है या ब्रेन का जो फंक्शन, न्यूरल्स का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू चलता रहे, वो रुके ना। इसी को ब्रेन बोलते हैं यानी कार्यात्मक नमनीयता। ठीक है। आगे चले देखते हैं। तो ये होता है, आप देखें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। इसमें क्या होता है? ब्रेन एबिलिटी टू चेंज अडॉप्ट फ्रॉम न्यू न्यूरल कनेक्शंस थ्रू आउट द लाइफ, यानी मस्तिष्क के पूरे जीवन काल में नए न्यूरल्स कनेक्शन बनाने के लिए खुद को ढालने की क्षमता, इसी को ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं। यानी ब्रेन को खुद को चेंज करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए नए न्यूरल्स का कनेक्शन बनाने के थ्रू आउट द लाइफ जो चीजें होती है, जैसे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि नए नए न्यूरल्स हैं जो कि एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होती है? जैसा मैंने वहां पे बताया था, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। यहाँ पे जो मैं बताता स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होती है? फिजिकल चेंजेस इन ब्रेन्स, यानी यहाँ पे जो वही चीज है आप देखेंगे तो ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आएंगे। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं। फंक्शनल चेंज यानी मान लीजिए आपके इस हिस्से में चोट लग गई है तो ब्रेन उस फंक्शन को शिफ्ट कर देगा इस वाले एरिया में जहाँ पे जहाँ का ब्रेन यानी जो उस पार्ट का जो ब्रेन है उसकी जो न्यूरॉन्स है वो अच्छे हैं अभी और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उस कार्य को वो इधर शिफ्ट कर दे, इसी को फंक्शनल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट हो गया, फिर इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। अब चलिए इंटरनल फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकता जो होती है, यानी जो हमें डीएनए के थ्रू, ये इंटरनल फैक्टर के अंदर है। इंटेलिजेंस यानी जो आपको डीएनए के थ्रू आपको ये चीजें मिली होती है, आपके माता पिता से इनहेरिटेड होती हैं। इंटेलिजेंस यानी आप ऑब्वियसली आप अपने इन्वायरमेंट से भी चीजें सीखते हैं, बट एट ए बेसिस स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको इनहेरिटेड ही होता है, तब उसके आगे वो एक पाथ बन, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि आपको एक लेवल पे प्लस इन्वायरमेंट आपको इंटेलिजेंस को बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी एक अगर मान लीजिए गरीब घर का बच्चा है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, और एक जो मिडिल क्लास है और एक जो अपर मिडिल क्लास है या फिर जो एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, हाई इकोनॉमिक सोसाइटी से बिलोंग करने वाला बच्चा, उनका जो इंटेलिजेंस का लेवल होगा वो बहुत ही डिफरेंस होगा, इसी को बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? बाह्य कारक, यानी सोसाइटी और कल्चर, कैसे किस सोसाइटी या कल्चर से बिलोंग करता बच्चा। जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया का बच्चा जो होगा उसकी सोसाइटी और कल्चर बिल्कुल अलग है, और एक यूएसए का बच्चा होगा या फिर चाइना का जो बच्चा होगा उसके सोसाइटी और कल्चर बिल्कुल अलग है, इसी को सोसाइटी एंड कल्चर आती है। एक्सटर्नल फैक्टर। न्यूट्रिशन एंड फूड, यानी जैसे कि बचपन से ही बच्चे को अगर अच्छा न्यूट्रिशन और फूड मिला हुआ हो तो वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अलग ही लेवल का प्रभाव डालेगा। ठीक है।
अवेलेबल रिसोर्सेज यानी जो संसाधन उसके आसपास है उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने आसानी से उन चीजों को बच्चा यूज कर सकता है, उनकी चीजों उन चीजों से सीख सकता है, इसी को अवेलेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर में आ जाएगा। तो हम समझ गए, मोटा मोटी में बताऊं तो इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाएगा, हेरिडिटी, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी बच्चा किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये हो जाएगा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होगा, सोसाइटी, कल्चर, न्यूट्रिशन, फूड, अवेलेबल रिसोर्सेज। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि टेट में आए हुए एग्जाम है, ठीक, टेट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो रिया इज अ क्लास 6 स्टूडेंट who shows excellent language ability, speak fluent and learn new words quickly। यानी एक रिया बच्चा है जो कि लैंग्वेज एबिलिटी उसकी अच्छी है, अच्छे से बोल पाती है और नए वर्ड को सीखने में बहुत ही फास्ट है, ठीक है, बहुत तेजी से सीख लेती है। बट सी स्ट्रगल इन मैथमेटिक्स, लेकिन वो मैथमेटिक्स में स्ट्रगल करती है, और स्पेशली विद द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक फ्रैक्शन, यानी उसे फ्रैक्शन समझ नहीं आता, यानी ठीक है। हर पेरेंट्स आर वरीड एंड कंपेयर विद हर एल्डर ब्रदर्स, यानी उसके जो माता पिता हैं वो उनके जो एल्डर ब्रदर है उससे कंपेयर करते हैं। हर टीचर हाउएवर से दैट एवरी चाइल्ड डेवलपमेंट एट देयर ओन पेसेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से हम अब इसमें भी आप देखेंगे ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, तो उस हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एरिया ऑफ चिल्ड्रन, नहीं ये तो पहले ही गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे टीचर खुद ही बोल रही है कि एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन पेस, तो ये तो गलत हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे बच्चा सीखता है अपने पेस पे, ओन पेस पे, ठीक है, जैसे यहाँ के बता रखा है टीचर ने। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस पेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है उस बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रेशर हो जिस वजह से, या फिर उसको बुली करा जा रहा हो उस क्लासरूम में, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन शुड अचीव माइलस्टोन एट द सेम एज, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हर बच्चा सेम एज में सारी चीजें या जो माइलस्टोन होते हैं वो सीख लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अडॉप्ट कर लेता है, माइलस्टोन अचीव कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, आप देखेंगे आप तो, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पेडागोजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टेटमेंट ए इज अ करेक्ट बिकॉज द डेवलपमेंट इज नॉन यूनिफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट डोमेन, ठीक है, एंड डी इज इनकरेक्ट बिकॉज द चिल्ड्रन अचीव माइलस्टोन एट द डिफरेंट पेस ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मैं आपको बताया था पहले। स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, तो बस ठीक है, आप समझ लीजिए कि यही बोल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कि मैचुरेशन और रीजनिंग का, तो मैचुरेशन इज अ इनबॉर्न प्रोसेस दैट अनफोल्ड नेचुरली, बिल्कुल सही बात है, मैचुरेशन इज अ अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, ये इनबॉर्न प्रोसेस होता है और नेचुरली ये टाइम के साथ धीरे धीरे जैसा बच्चा मेच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो मैचुरेशन है उसका अनफोल्डिंग होगा। मैचुरेशन अकर्स मेनली ड्यू टू इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिस, नहीं ऐसा नहीं है, मैचुरेशन इज अ डीएनए अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन देखते हैं ए, ये तो सही हो जाएगा बट ये शायद गलत है, ठीक है, ये गलत, देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो ऑप्शन हम देखेंगे तो ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि ए इज ट्रू एंड बी आर फॉल्स, ठीक है, यही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही चीज है यहाँ पे देखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए, पर यहाँ पे दे रखा है मेनली ड्यू टू, तो ये वाला ऑप्शन इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा, चलिए देखते हैं, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। मैचुरेशन इज अ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल प्रोग्राम, जैसे मैं बोल रहा हूँ अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए इस इट्स डज नॉट अकर ड्यू टू द इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग और एक्सटर्नल प्रैक्टिस विच इज लर्निंग, ठीक है, हेंस अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मैचुरेशन एंड लर्निंग, और मैचुरेशन के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन है उसके बारे में स्टेटमेंट ट्रू बिल्कुल बता रहा है। देखा, लर्निंग प्रोसेस मैचुरेशन नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। मैचुरेशन एंड लर्निंग आर अनरिलेटेड, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैचुरेशन प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर लर्निंग, ये चांसेस हैं थोड़े सही होने के। लर्निंग इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन मैचुरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, मैचुरेशन भी जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। पेडागोजिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैचुरेशन इज सेट ऑफ बायोलॉजिकल रेडीनेस एंड बाउंड्रीज फॉर लर्निंग, यानी जो मैचुरेशन है वो बायोलॉजिकल रेडीनेस यानी तत्परता और बाउंड्रीज फॉर लर्निंग यानी जो सीखने की क्षमता है उसकी जो किनारा है उसको बताता है, ठीक है। अ चाइल्ड मस्ट बी बायोलॉजिकल मैच्योर
by motor pathway before they can learn a physical task like writing or running। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ फिर डैश डैश एंड थिंकिंग इज डैश चाइल्डहुड ग्रोथ डैश है, फिर वहां पे खालिस्तान है, और एंड थिंकिंग इज, तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा यहाँ पे फिल है अकॉर्डिंगली, इस गैप में और इस जो डैश है यहाँ पे जो खालिस्तान है वहां पे कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ यानी जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वहां पे जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्टडी होती है, स्लो तो नहीं होती है, मतलब थोड़ी धीमी, बल्कि लाइक मतलब रुक जाती है इस काइंड ऑफ, ठीक है, स्टडी होती है। एंड थिंकिंग इज इगोसेंट्रिक रहती है, ये भी सही है। लॉजिकल तो नहीं होती इस एज में, ये भी लॉजिकल नहीं होती, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, लॉजिकल नहीं होती है। एंड देन देखते हैं आगे क्या होता है। वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ, मिडिल चाइल्डहुड में तो बच्चे की ग्रोथ और भी स्लो हो जाती है ना, लाइक बच्चा उतनी फास्टली ग्रो नहीं कर रहा होता है। और फिर थिंकिंग उस टाइम पे ज्यादा लॉजिकल हो जाती है क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड हो जाता है इस एज में, ठीक है। तो आई थिंक सेकंड इज राइट, ये स्टडी है इसलिए गलत हो जाएगा, एंड द आंसर इज सेकंड। तो लेट्स सी करेक्ट आंसर कौन सा है, सेकंड। फिजिकल एक्सपेंशन क्या था, इन अर्ली चाइल्डहुड फिजिकल ग्रोथ इज स्टडी, हाँ आप पढ़ लेंगे, वही चीज है, जीन पैजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज वगैरह, मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ वही चीज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। इन डेवलपमेंट टर्म्स अ टाइम फ्रेम वेयर अ इंडिविजुअल अनफोल्ड एंड एम्पलीफाई सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर incentives for development particular skills refer to as। इनकोडिंग पीरियड तो नहीं होगा, इंसेंटिव पीरियड भी नहीं होना चाहिए। स्टिमुलस पीरियड, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, दीपक होता है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पीरियड, हाँ ये चांसेस हो सकते हैं क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा ही बहुत ही, क्योंकि सेंसिटिव पीरियड है ना, सेंसिटिविटी तो फिर क्रिटिकल में आई थिंक सही हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्रिटिकल पीरियड संवेदनशील व संकटपूर्ण होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A critical or sensitive period is a specific time window in development when an organism is highly responsive to environment stimulus for acquiring specific skills like language, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समरी देख लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है। तो डिपेंडेंसी जो ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे बच्चा, ठीक है, जब भी डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट में हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा, यानी कोर साइकोलॉजिकल डायरेक्शन टू द ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ की तरफ जाएगा, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। और पीओपी यानी फिर जो दूसरा डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और डेवलपमेंट मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल, यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है बट रिवर्सिबल नहीं, यानी ब्रेन पाथवे कैन बी बेंड, यानी प्लास्टिक, यानी जो ब्रेन होता है वो प्लास्टिसिटी उसके अंदर हो सकती है, यानी नमनीयता हो सकती है, ऐसी प्लास्टिसिटी का मतलब उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, बट कैन नॉट रिवाइंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट टाइम, यानी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का टाइम उसको रिवाइंड नहीं कर सकते, यानी वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। डेवलपमेंट इज हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लीकेशन है। वुडवर्ड का इंटरेक्टिव फॉर्मूला था, इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट सीटेड में क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच एंड ई, यानी हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है। और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कौन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन बोलता है, वाइगोत्स्की बोलते हैं, वर्सेस डिसकंटिन्यूअस कौन, पियाजे बोलेंगे, ठीक है। ग्रेजुअल ग्रोथ होता है वर्सेस स्टेप बाय स्टेप स्टेजेज, ये कौन बताएगा, स्टेप बाय स्टेज जीन पियाजे, और जो ग्रेजुअल होगा उसको आप देखेंगे वाइगोत्स्की, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल यानी हेड टू टो, यानी सिर से लेकर के पैर की तरफ। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी सेंटर टू पेरिफेरी, यानी टू यूनिवर्सल डायरेक्शन लॉ ऑफ फिजिकल ग्रोथ, यानी ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया सेंटर टू पेरिफेरी, यानी केंद्र से लेकर के उंगलियों की तरफ, ठीक है, ये हो गया जैसा कि मैं इमेज में पहले दिखाया था। मैच्योरेशन क्या है, जेनेटिकली प्रोग्राम बायोलॉजिकल रेडीनेस। मैच्योरेशन यानी अनफोल्डिंग ऑफ डीएनए, आप इसको समझ लीजिए, बस हो गया, ठीक है, यही समरी है। तो चलिए पीपीटी देख लेते हैं, बाकी वैसे कोई कुछ बचाना हुआ है। जो यहाँ पे एज और टाइम के साथ होती है, डेवलपमेंट क्या होगा, ये बढ़ रहा है, एज के साथ ये डेवलपमेंट ही होगा। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसा कि वो बताते हैं, क्या नाम उनका, जीन पैजे साहब बोलते हैं और एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस, यानी पहले बढ़ेगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे ही जो कि डेवलपमेंट होगा वो टाइम के साथ चलता रहेगा, जीन पैजे और एरिक एरिक्सन बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी स्टडी स्मूथ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा।
बाकी समरी आप देख लेंगे यहाँ पे। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, जैसा मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है, ये वही चीज यहाँ पे है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी यानी बच्चा जहाँ पे एक छोटे बच्चों का सब कुछ सुसु पोटी करा रहे थे, वहां से बच्चा सारे काम खुद से करना सीख जाएगा, इसको डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी हो जाएगा। और यहाँ पे पीओपी रूल था, यानी प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल। और लॉ ऑफ डायरेक्शन क्या था, सिफेलोकॉर्डर हेड टू टो लेकर प्रॉक्सिमल डिस्टेंस हेड टू टो, जैसा कि सिफेलोकॉर्डर का यानी प्रॉक्सिमल डिस्टेंस यानी सेंटर टू सेंटर से लेकर पेरिफेरी यानी उंगलियों की तरफ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डल क्या हो जाएगा, हेड टू टो यानी सिर से शुरू होगा और पैर तक जाएगा, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होगा सेंटर से लेकर के पेरिफेरी तक जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और डेवलपमेंट वही है, हेरिडिटी टू इन्वायरमेंट, मॉडिफिएबल है बट रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल जो कि है डेवलपमेंट, ठीक है, मॉडिफिएबल है बट रिवर्सिबल नहीं है। तो चलिए ठीक है, तो गाइज ये हुई खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और फिलहाल के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।